एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। अभी हम पहुंच गए हैं मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत पर। इसके पहले हमने पढ़ा मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी के रहन सहन सिद्धांत, उसके बाद देखा था और जेएस मिल का मजदूरी कोष सिद्धांत हमने कंप्लीट किया अभी पिछले वीडियो में। अब हम पहुंच गए हैं मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत ये कहता है कि जो मजदूरी का निर्धारण है, श्रमिक के मजदूरी का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति से होता है, और इसीलिए हम इसको मांग पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेज। तो इसको आधुनिक सिद्धांत, मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत कह सकते हैं, या यदि कहीं लिखा मिले कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेज तो भी मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत ही है। तो इन अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि बाद के जो लेटेस्ट अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि जैसे किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के शक्तियों द्वारा होता है, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण, और वास्तव में होता भी यही है, उसकी मांग जो नीचे गिरती हुई होती है क्योंकि उसकी मार्जिनलिटी गिरती है, और उसकी पूर्ति जो ऊपर उठती हुई होती है, इसके शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। और ये जहाँ पे बराबर होते हैं डिमांड और सप्लाई, ये अर्थशास्त्र का बहुत बेसिक नियम है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इसको दिया, और इनका ये कहना था कि मांग पूर्ति जहां पे बराबर होगी, जैसे ये ई बिंदु है, वहां पे उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा, प्राइस का निर्धारण होगा, और वस्तु की मात्रा व्यक्त हो जाएगी। तो इसी थ्योरी के आधार पे इन अर्थशास्त्रियों ने इसको दिया, मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत को। इनका मानना था कि श्रम की मांग और पूर्ति जहां पे एक दूसरे के बराबर होंगी, वहीं पे मजदूरी का निर्धारण होगा। लेकिन उसके पहले श्रम की मांग और पूर्ति किस प्रकार से कार्य करेगी, और इनकी मांग और पूर्ति को निर्धारित कौन से तत्व करते हैं, इसका हम व्याख्या इस चैप्टर में करने वाले हैं, और उसके बाद हम मजदूरी के निर्धारण पे आ जाएंगे। मांग और पूर्ति आप बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स का, और इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, वस्तु या सेवा, किसी भी चीज की कीमत का निर्धारण करना है तो उसके लिए उसकी मांग और पूर्ति को एनालाइज कर देना चाहिए। एडम स्मिथ का एक बहुत ही ये प्रसिद्ध एक तरह से कह सकते हैं हथियार था, कि वो कहते थे कि कोई भी चीज, एक मूल सूत्र ये है कि किसी चीज का कीमत निर्धारण करना है तो उसकी मांग और पूर्ति करती है। जैसे पानी की कीमत क्या है? पानी की कोई कीमत नहीं ली जाती है क्योंकि वो चारों तरफ मौजूद है, जबकि वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सोना, गोल्ड जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि गोल्ड के बिना रह सकते हैं और बड़े आराम से रह सकते हैं, और गोल्ड कोई जरूरी चीज नहीं है जीवन जीने के लिए, और बल्कि ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं यदि आपके पास सोना नहीं है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि गोल्ड को चाहने वाले ज़्यादा हैं और उसकी पूर्ति बहुत कम है, वो उपलब्धता में, मौजूदगी में बहुत कम है, और उसको पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी पूर्ति बहुत कम है। तो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ जो कार्य करती हैं वो इस प्रकार करती हैं कि मान लीजिए कीमत बहुत, सप्लाई बहुत कम है और उसकी मांग, ये डिमांड हो गया, और सप्लाई बिल्कुल स्थिर है, ये सप्लाई रेखा है बिल्कुल स्थिर है, सप्लाई बढ़ नहीं सकती, वो दिया हुआ है जैसे गोल्ड है। तो मांग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो कीमत को सीधा सीधा ऊपर उठा देगा, जैसे कीमत फिर बढ़ के P1 हो जाएगा, फिर P2 हो जाएगा, तो ये कीमत बढ़ता ही जाएगा। तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है, कोई भी वस्तु की जो मात्रा है वो अवेलेबल में बिल्कुल फिक्स्ड है, तो उसकी मांग जैसे जैसे बढ़ेगी वो सीधे सीधे कीमत को बढ़ा देगी। जैसे कोहिनूर है, कोहिनूर हीरा एक ही है पूरे विश्व में, तो उसकी कीमत आज अरबों में है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु जिसका अभाव है उसका कीमत ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो फैक्टर हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और ये
एडम स्मिथ ने भी इस पे बहुत फोकस किया था, डिमांड एंड सप्लाई पर, कि डिमांड और सप्लाई की शक्तियां किस प्रकार से कीमत को निर्धारित करती हैं। और उन्होंने इसीलिए शायद कहा था कि किसी भी देश को संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि सबको उपलब्ध हो सके और सबको भुखमरी से बाहर किया जा सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मांग और पूर्ति का, और इसी का प्रयोग इस चैप्टर में किया गया है, मजदूरी निर्धारण के चैप्टर में। तो इसमें हम मांग, श्रम की मांग कैसे निर्धारित होती है और कैसे उसको हम ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं, श्रम की पूर्ति क्या होती है और किस प्रकार से वो निर्धारित होती है, उसको कौन कौन से चर प्रभावित करते हैं, और बाजार की विभिन्न स्थितियों में मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा, इसको हम आगे कवर करेंगे। तो मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत, मांग पूर्ति का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेज। मजदूरी का निर्धारण अभी हमने जैसा बताया कि मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग और उसकी पूर्ति के द्वारा होता है। अच्छा, श्रम की मांग पूर्ति जैसे हमने वस्तु के संबंध में पढ़ा है कि वस्तु की मांग और पूर्ति उसकी कीमत को निर्धारित करती है, और तो वो कहाँ निर्धारित होती है, तो वस्तु बाजार में होती है। वस्तु बाजार में उसकी मांग और पूर्ति की स्थिति जो होती है उसी के अनुसार उसकी कीमत निर्धारित होती है। इसी प्रकार से श्रमिक बाजार भी होता है, श्रम बाजार। तो श्रम बाजार जहाँ श्रम अपना श्रम देने के लिए आता है, यानी कि अपना श्रम बेचने के लिए उपलब्ध होता है, उसको हम कहते हैं श्रम बाजार। तो श्रम बाजार में जब श्रम की मांग और पूर्ति जहां बराबर होती है, वहीं पे उसकी कीमत का, वहीं मजदूरी का निर्धारण हो जाता है। तो इसमें श्रम की मांग निर्भर करती है जो डिमांड फॉर लेबर, श्रम की मांग को डिमांड फॉर लेबर से लिखते हैं, इसको डिमांड फॉर लेबर को शॉर्ट में डीएल से लिखते हैं। ये निर्भर करती है श्रम के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और जो श्रम की पूर्ति है, सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, यह उसके त्याग पर निर्भर करती है, सैक्रिफाइसेस पे। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और हम जानते हैं कि जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर बराबर होगा सप्लाई ऑफ लेबर के, वहाँ पे मजदूरी का निर्धारण हो जाएगा, वेज का निर्धारण हो जाएगा, कितना वेज मिलेगा। ये निर्भर करेगा कि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। तो इसको आगे देखते हैं। श्रम की मांग क्या होती है? तो श्रम की मांग कौन करता है? श्रम की मांग फर्म करती है, जिसको उत्पादन करना है। यदि आपको घर बनाना है तो आप जाएंगे और लेबर की मांग करेंगे, फिर वो लेबर आके आपके यहाँ काम करेंगे, उसके लिए एक निश्चित मजदूरी फिक्स हो जाएगी। तो कोई भी फर्म, जैसे कोई फर्म जूते बनाना चाह रही है या कोई फर्म पेन बनाना चाह रही है, तो वो पेन बनाने के लिए फैक्ट्री अपना मशीन वगैरह खरीदेगी और फिर उसमें लेबर को लगाएगी जो कार्य करे। तो लेबर को वो खरीदेगी, श्रम को खरीदेगी, तो उसी को हम श्रम की मांग कहते हैं। तो श्रम की मांग यानी कि उत्पादक द्वारा किया जाता है। डिमांड फॉर लेबर किसी के लिए किया जाता है? ये उत्पादक करते हैं या प्रोड्यूसर करते हैं। प्रोड्यूसर्स श्रम की मांग करते हैं और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं मार्केट में बेचते हैं। तो ये दो चीजें इसमें निर्भर हो गई। श्रम की मांग उतनी ही ज्यादा होगी जितनी उनकी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग वस्तु बाजार में ज्यादा होगी। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रम की मांग एक तरह से डिराइव्ड मांग है या व्युत्पन्न मांग है। तो श्रम की मांग निर्भर करती है किस पे? कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को किस कीमत पे और कितनी मात्रा में बेची जाएगी मार्केट में। तो दो तरह के मार्केट श्रम के मांग को प्रभावित करते हैं। एक तो हो गया लेबर मार्केट, जैसे अभी हमने शुरू में बताया कि लेबर मार्केट में जहां श्रमिक का मजदूरी तय होता है उसकी मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा, तो लेबर मार्केट। और दूसरा होगा वस्तु बाजार, यानी कि कमोडिटी मार्केट या गुड्स मार्केट।
गुड्स मार्केट। तो ये दो बाजारों पे निर्भर करता है श्रम की मांग। यदि वस्तु बाजार में उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग ज्यादा है तो निश्चित रूप से वो लेबर की मांग को बढ़ाएगा, और लेबर की मांग जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो वेज को बढ़ाएगा, मजदूरी को बढ़ाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी वस्तु की जब मांग ज्यादा होगी तो उसकी कीमत को बढ़ना ही बढ़ना है। इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्रम की मांग केवल श्रम के लिए नहीं होती है बल्कि उस वस्तु के कारण होती है जिसे वो उत्पादन क्रिया में उत्पादित करता है तथा जिसे बेचने से उत्पादक या साहसी को लाभ प्राप्त होता है। इसलिए वस्तु की मांग तो प्रत्यक्ष मांग है, जबकि श्रम की मांग को हम निकली हुई या व्युत्पन्न मांग कहते हैं, ड्राइव्ड डिमांड। व्युत्पन्न मांग का मतलब हुआ कि वस्तु के मांग के द्वारा इसकी मांग उत्पन्न हुई, यानी कि इनडायरेक्ट मांग है। जैसे वस्तु की मांग तो डायरेक्ट मांग है, लेकिन जो लेबर की मांग है, लेबर की मांग डायरेक्ट डिमांड है, यानी इनडायरेक्ट मांग है, यानी कि जो वस्तु वो बना रहा है उस वस्तु की यदि मांग बढ़ेगी तब उस वस्तु को बनाने वाले की मांग बढ़ेगी, यानी कि लेबर की मांग बढ़ेगी। श्रम द्वारा उत्पादित वस्तु की जितनी अधिक मांग होगी श्रम की उतनी ही अधिक मांग होगी। श्रम की मांग उसकी आय देने की क्षमता यानी कि सीमांत आय उत्पादकता पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रम की सीमांत आय उत्पादकता, जिसको हम शॉर्ट में एमआरपी कहते हैं, यानी कि एमआरपी का मतलब उसके द्वारा उत्पादित वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाएगा, प्रदर्शित करने वाला वक्र ही श्रम का मांग वक्र है, क्योंकि कोई भी शासक किसी श्रमिक को उसकी सीमांत आय उत्पादकता से अधिक नहीं देगा। हमने पिछली वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं कि जो वेज होगा, वो वेज निश्चित रूप से एमआरपी के बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और इसीलिए कोई भी उत्पादक किसी श्रमिक को वेज उतना ही देगा जहां पे उसका जो सीमांत आय उत्पादकता है वो उसके वेज के बराबर हो। यह हमने पिछली वीडियो में देखा है। क्योंकि इससे ज्यादा यदि वेज ज्यादा होगा तो उसे लॉस होगा, और लॉस की स्थिति में उत्पादन करना बंद कर देगा। अब इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो मजदूरी है, जो मजदूरी का निर्धारण है, यानी कि वेज का निर्धारण है, वो निर्भर करता है एमआरपी पे। एमआरपी क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मजदूर के द्वारा उत्पादित वस्तु किस कीमत पे बाजार में बेची जाएगी, उसको हम एमआरपी कहते हैं। ठीक है, तो वह एमआरपी यदि ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से मजदूरी ज्यादा होगा और मजदूरों की मांग भी ज्यादा होगी, डिमांड फॉर लेबर भी ज्यादा होगा। यदि एमआरपी कम होगा तो वेज कम होगा और डिमांड फॉर लेबर कम होगा। तो इसलिए जो वेज का निर्धारण है वो एमआरपी से होता है, और इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के हिसाब से एमआरपी के हिसाब से ही डिमांड की जाती है। तो ये जो एमआरपी वक्र खींचा गया है, जो पहले ऊपर उठता हुआ है, हम पहले वीडियो के में देख चुके हैं। जो पहले ऊपर जो उत्पादन हम देख रहे थे, रेवेन्यू देख रहे थे, तो उसमें हम देख चुके हैं कि ये पहले शुरू में थोड़ा सा ऊपर उठेगा लेकिन फिर नीचे गिरता हुआ होगा। क्या? एमआरपी वक्र। तो एमआरपी वक्र शुरू में ऊपर उठता हुआ इसलिए होता है क्योंकि जो नई नई फर्म होती है वो जब शुरू में कुछ लेबर्स को लगाती है तो उसका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि उसका एमआरपी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ होता है। उसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं तेजी से, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल होता है। तो इसलिए यह ऊपर उठता हुआ होता है, लेकिन जल्दी ही ये समाप्त हो जाता है और फिर एमआरपी गिरने लगता है। तो यही डिमांड फॉर लेबर कह सकते हैं। जैसे जैसे हम लेबर की मांग बढ़ते हैं एमआरपी घटता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होने के कारण ये नीचे गिरता हुआ होता है। तो इसी को हम फर्म का डिमांड कर्व, फर्म के द्वारा ये उतने ही श्रमिकों को रोजगार देगी फर्म जितने की मजदूरी उसके एमआरपी के बराबर हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मांग दिखाया गया कि जैसे यदि मजदूरी हाई होगी, OW होगा। ठीक है, OW मजदूरी पे, इस मजदूरी पे मांग कितना है तो ON मांग है मजदूरों की, OW पे ON मजदूरों की मांग है। और यदि मजदूरी कम हो जाए, OW1 हो जाए तो कम मजदूरी पे मजदूरों की मांग बढ़ जाएगी,
ON1 हो जाएगी। तो मजदूरों की मांग किस पे निर्भर कर रही है? डिमांड फॉर लेबर निर्भर करती है वेज पे, यानी कि डिमांड फॉर लेबर यदि वेज यदि ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर लेबर क्या होगा? कम होगा, और यदि वेज कम होगा तो डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होगा, क्योंकि कम मजदूरी पे अधिक श्रमिकों को हम रोजगार पे दे सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कम पड़ेगा और उत्पादन को बढ़ा सकेगा उत्पादक। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो चीज़ों पे कुल मिलाकर निर्भर कर रही है, एक तो MRP उसकी क्या है और दूसरा वेज क्या है। यदि वेज उसको कम लग रहा है तो वो उत्पादक अधिक मजदूरों को रोजगार दे सकता है। तो हम फिलहाल ये कह सकते हैं कि यदि वेज हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो मजदूरों ON होंगे, कम मजदूर लगेंगे, मजदूरों की मांग कम होगी। वेज यदि कम होगा तो मजदूरों की मांग बढ़ जाएगी, ज़्यादा मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। तो वेज, इसीलिए क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि यदि वेज को हम फ्री छोड़ दें, कोई संगठन कार्य ना करे, तो वेज को हम यदि पूरी तरह से फ्री छोड़ दें, उस पर कोई कंट्रोल ना करें, तो कोई श्रमिक बेरोजगार नहीं रहेगा देश में। क्यों? क्योंकि इतना वेज को कम कर दिया जाए, जैसे केवल खाने पे, केवल फूड पे वेज तैयार हो जाए, केवल फूड पे मजदूर तैयार हो जाए अपना मजदूरी देने को, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी खत्म हो सकती है और बेरोजगारी शून्य हो सकती है। तो हम उसी को बेरोजगार मानते हैं जो कार्य करने को तैयार है लेकिन कार्य नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगार भी हम उसी को मानते हैं। उनको बेरोजगार नहीं मानते हैं जो काम करने के लिए तैयार नहीं है दिए हुए मजदूरी पे। तो उन्होंने इसी कंसेप्ट को कहा कि जैसे जैसे मजदूरी हम नीचे गिराते जाएंगे, जो मजदूरों की रोजगार की संख्या है वो निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। वही चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की गई है, इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यद्यपि समानतया उत्पादन के नियमों के क्रियाशीलन के कारण सीमांत आय उत्पादन वक्र पहले ऊपर उठता हुआ होता है, तब एक बिंदु के बाद नीचे गिरता हुआ होगा। उत्पादक सीमांत आय उत्पादन वक्र के ऊपर उठते हुए भाग पर संस्थिति की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद साहसी की आय में वृद्धि होगी। तो ये जो MRP वक्र दिखाया गया है, जिसे हम डिमांड फॉर लेबर कर्व भी कह रहे हैं, तो ये बेसिकली इसका इतना ही भाग पे हम कंसीडर करेंगे। ये ऊपर के बाद जब नीचे गिरना हुआ शुरू हो रहा है, तब ये समझाने के लिए केवल दिखाया गया है कि ये ऊपर उठता हुआ है, फिर ये नीचे गिरना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे कंसेप्ट को आपको समझ में आता जाए शुरू से, इसलिए हम पूरे भाग को इसको खींच दिए हैं कि यह शुरू में जो संतुलन होगा वो इस भाग पे नहीं होगा, इस भाग पे नहीं होगा, ऊपर उठते हुए भाग पे नहीं होगा जहाँ ये ऊपर उठता हुआ है, क्योंकि इंक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न लागू होने के कारण ये MRP ऊपर उठता हुआ है। बेसिकली यह जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का MRP का, ये पार्ट ही डिमांड फॉर लेबर के लिए कारगर है, क्योंकि नीचे गिरता हुए भाग पर ही उसका संतुलन माना जाएगा, क्योंकि उसके पहले उत्पादक अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देगा, क्योंकि उसे बढ़ते हुए उत्पादन फलन प्राप्त हो रहा है, अर्थात MRP बढ़ता हुआ है, क्योंकि इस मजदूरी के ऊपर ये क्या है, ऊपर है, बढ़ता हुआ है। और इसके और पहले जाए तो ये मजदूरी के नीचे भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा, नहीं, उसे पता है कि अभी हमने उत्पादन शुरू किया है, अभी 2-3 इकाई ही लेबर के लगाए हैं, तो निश्चित रूप से हमें बढ़ता हुआ उत्पादन मिलेगा आगे चल के और हमें लाभ ही होगा। तो इसलिए इसको समझाने के लिए केवल दिखाया गया है। हमेशा जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिक्रीजिंग पार्ट में होगा, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न के पार्ट में होगा, जो ये नीचे गिरता हुआ है। इसके केवल इस भाग में यहाँ से यहाँ तक के भाग में, यानी कि गिरते हुए भाग में जहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है, उसी पार्ट को हम डिमांड फॉर लेबर कंसीडर करेंगे। और ये इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, लिखा गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फर्म की श्रम की मांग प्रदर्शित MRP के गिरते हुए भाग से होगी। किसी उद्योग के विभिन्न फर्मों का अलग अलग सीमांत आय उत्पादन वक्र या मांग वक्र होगा, और यदि हम किसी उद्योग की सभी फर्मों की MRP द्वारा व्यक्त मांग वक्रों को जोड़ दें तो उद्योग का मांग वक्र ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हमने अभी एक फर्म के किस प्रकार से श्रम की मांग
करता है तो हम पूरे उद्योग के मांग को ज्ञात कर सकते हैं। यदि सभी फर्मों के मांग को जोड़ लें, कितना कितनी मांग, यदि एक फर्म, मान लो यहाँ 3 फर्में हैं, मान लो ए फर्म 50 लेबर की मांग कर रही है, बी फर्म, ए फर्म 50 लेबर की मांग कर रही है, बी फर्म 70 लेबर की मांग कर रही है और सी फर्म 100 लेबर की मांग कर रही है। तो इसको हम जोड़ दें तो इंडस्ट्री की मांग कितनी हो जाएगी, तो 220 लेबर की मांग इंडस्ट्री द्वारा की जा रही है। मान लीजिए वो इंडस्ट्री कोई पेन बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो पेन इंडस्ट्री के द्वारा 220 लेबर की मांग की जा रही है। ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य है। इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, इतना क्लैरिटी में आपको कहीं मुश्किल है मिलना, तो इसलिए आप इसको जरूर समझते चलिए और नोट करते चलिए यदि संभव हो तो इस प्रकार से हम सभी को जोड़ सकते हैं कि एक उद्योग में बहुत सारी फर्में कार्य करती हैं और एक एक फर्म के में लगे हुए लेबर्स को हम जोड़ लें तो उस उद्योग में कितने लेबर को रोजगार मिला है, हम टोटल रोजगार निकाल सकते हैं। इसको चित्र के माध्यम से भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये MRP, ये फर्म का डिमांड फॉर लेबर है और इसको यदि हम ये किसी एक फर्म के डिमांड को दिखाया गया है और जो W1 मजदूरी पे ON1 लेबर को रोजगार दे रहा है और यदि मजदूरी ज्यादा है, OW है, तो वो केवल ON मजदूरों को रोजगार पे लगा रही है फर्म। तो ये इस तरह के हम सभी फर्मों को, जितने फर्में उस इंडस्ट्री में, सभी फर्मों के उस मजदूरी पे दिए गए रोजगार को जोड़ लें तो हमें इंडस्ट्री का इस तरह का लेबर डिमांड मिल जाएगा, डिमांड फॉर लेबर, जो ये बताता है कि OW पे OL लोगों को रोजगार मिलेगा उस उद्योग में और OW1 पर OL1 रोजगार मिलेगा उस इंडस्ट्री पे। ये मांग हो जाएगा इंडस्ट्री का। और इस प्रकार से हम पूरे देश के लेबर की मांग को प्राप्त कर सकते हैं। यदि सभी इंडस्ट्री में लगे लेबर को जोड़ दिया जाए तो पूरे देश की लेबर की मांग हो जाएगी, हमें पता चल जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे लिख करके दिखाया गया है, इसको नोट कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री की मांग वक्र हो जाएगी, DD मांग वक्र। अब श्रम की मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। श्रम मांग को, यहाँ मांग होगा, श्रम मांग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर लेबर। तो पहला है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन के कारण लेबर की मांग प्रभावित हो सकती है। टेक्नोलॉजी मान लीजिए बदल गई और जैसे कोई कार्य हो रहा था और उस काम में बहुत सारे, किसी ऑफिस में काम के लिए 10 लोगों को रोजगार मिला हुआ था, 10 लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन यदि वहाँ पे कंप्यूटर आ गया और कंप्यूटर में सारी फाइलें, कंप्यूटर चलाने के लिए केवल एक योग्य व्यक्ति को, एक स्किल्ड व्यक्ति है, कंप्यूटर चला लेता है, तो सारे काम कंप्यूटर से कर सकता है। और जहां हम 100 लोगों को रख रहे थे वहां पे यदि हम 10 कंप्यूटर रख दें, 10 स्किल लोगों को रख दें, तो जहां लेबर की मांग 100 थी वहां अब 10 ही मांग हो जाएगी, यानी कि मांग घट जाएगी। यदि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो जाए तो मांग घट जाएगी। ये निर्भर करता है कि लागत क्या है, कॉस्ट क्या है। यदि लेबर कम कॉस्ट में होगा तो लेबर की मांग बढ़ाई जाएगी। यदि टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी होगी और टेक्नोलॉजी यदि सस्ती होगी, लेबर महंगा पड़ेगा तो टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से तकनीकी परिवर्तन के कारण श्रम की मांग परिवर्तित हो सकती है। वस्तु एवं सेवाओं की मांग, अभी हमने शुरू में ही बताया कि जो लेबर की मांग है वो डिराइव्ड मांग है, डिराइव्ड डिमांड है। क्यों ड्राइव डिमांड है? क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं की मांग यदि होगी तभी लेबर की मांग होगी। लेबर की मांग तभी होगी जब गुड्स एंड सर्विसेज की मांग होगी, तभी लेबर की मांग की जाएगी। तो उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की मांग की जाएगी, तब लेबर की मांग की जाएगी। तो इस प्रकार से लेबर की जो मांग है वो एक तरह से 2 बाजारों पर निर्भर करती है, एक तो गुड्स मार्केट और दूसरा लेबर मार्केट। तो इस तरह से लेबर की मांग, यदि गुड्स और सर्विसेज की मांग कम होती है तो लेबर की मांग भी
घट सकती है। दूसरा है उत्पादन के अन्य साधनों की मांग की स्थिति क्या है। उत्पादन के अन्य साधनों की मांग यदि अधिक है तो लेबर की मांग कम हो जाएगी। उत्पादन के अन्य साधनों की मांग यदि कम है तो लेबर की मांग बढ़ाई जा सकती है। यदि सारा काम दूसरे साधनों से की जा रही है, मशीन और टेक्नोलॉजी से, तो साधन की मांग, जो लेबर है उसकी मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब आते हैं सप्लाई ऑफ लेबर, श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर, इसको हम शॉर्ट में SL से दिखाते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर का अर्थ सिर्फ इतना है कि दिए हुए मजदूरी पे, जो मजदूरी चल रहा है बाजार में, उस मजदूरी पे कितने लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर उसी को कहा जाएगा, कितने लोग उस मजदूरी पे कार्य करने को तैयार हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, सामान्यतः जैसे जैसे मजदूरी की दर बढ़ती जाती है वैसे वैसे श्रम की पूर्ति बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से वस्तुओं के संबंध में वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार श्रम की पूर्ति उसके सीमांत त्याग पर निर्भर करती है। जब कभी मजदूरी में परिवर्तन होते हैं तो प्रायः दो परस्पर विपरीत प्रभाव श्रम की पूर्ति के ऊपर दृष्टिगोचर होते हैं। एक तो मजदूरी में वृद्धि के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव, और दूसरा आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। एक प्रभाव तो यह हो सकता है कि मजदूरी बढ़ने के कारण अधिक आय अर्जित करने की इच्छा बलवती होती है, के परिणाम स्वरूप वे आराम को अधिक कार्य से प्रतिस्थापित करें, अर्थात अधिक कार्य करने लगेंगे तथा आराम कम करेंगे। इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। दूसरी ओर मजदूरी की वृद्धि के कारण श्रमिक कम काम करने लगे तथा आराम को अधिक महत्व देने लगे, तो इसे हम आय प्रभाव कहेंगे। तो श्रम की पूर्ति निर्भर करती है वेज पे। ठीक है, वेज पे, वेज यदि बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा। सप्लाई ऑफ लेबर सिर्फ श्रमिकों की संख्या से ही नहीं होता है, कार्य के घंटे से भी होता है। तो दो तरह से इसको कंसीडर करना है, यानी कि श्रमिकों की संख्या और कार्य के घंटे। यदि एक ही लेबर है और वह लेबर 6 घंटे कार्य करता है और 6 घंटे कार्य करके उसे 1000 रुपये मिलता है, यदि उससे मालिक को लाभ हो रहा हो और वो कहे कि नहीं आप 2 घंटे और प्लस कर दो, 2 घंटे और कार्य करो और हम आपको 2 घंटे के बदले 1000 रुपये देंगे, तो वो हो सकता है तैयार हो जाए। और ये सप्लाई ऑफ लेबर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो ये स्थिति है। दूसरा ये है कि जो लोग कार्य करने को तैयार नहीं है, 1000 रुपये पे कार्य करने को तैयार नहीं है, यदि हम उसको मजदूरी को बढ़ा करके और इसको हम 2000 रुपये कर दें तो लेबर की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती जाएगी श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। यदि आप मान लो 2000 पे भी नहीं काम करने को तैयार हो तो 3000 दे दिया जाए, 5000 दिया जाए, 6000 दिया जाए, 1 लाख रुपए दिया जाए, तो कहीं न कहीं जाके ऐसी स्थिति आएगी कि आपके आराम को समाप्त कर दिया जाएगा और आप तैयार हो जाएंगे लेबर सप्लाई देने के लिए, यानी कि कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मजदूरी को यदि बढ़ाते चलाया जाए तो श्रम की जो मात्रा है, सप्लाई ऑफ लेबर, वो श्रम बाजार में बढ़ता जाएगा। अब इसके कई कारण होते हैं सप्लाई ऑफ लेबर के, और भी अनेक कारण होते हैं। जैसे पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगा तो सप्लाई ऑफ लेबर कम होगी। नेक्स्ट है कि इफिशियंसी ऑफ लेबर। इफिशियंसी ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जितना उसको सुविधा मिल रहा है, वहाँ पे कार्य करने के प्लेस पे क्या क्या उसको सुविधा मिल रहा है, वहाँ पे अच्छा उसकी जीवन सुरक्षा है, अच्छा उसका हेल्थ केयरिंग अच्छा है, उसको अच्छी सैलरी है, तो वो सब चीज़ें भी निर्भर करती हैं उसके सप्लाई ऑफ लेबर पे। और प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स क्या है, तो यदि प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ज़्यादा है, ठीक है, प्राइस ऑफ अदर फैक्टर, दूसरे साधनों की अदर फैक्टर ज़्यादा है तो निश्चित रूप से सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगा और इसलिए उसको अधिक
फायदा होगा और अपनी अधिक से अधिक कार्य करेगा। इसमें एक होता है वर्क लेजर रेशियो। वर्क लेजर रेशियो कैसे कार्य करता है? तो मजदूरी में वृद्धि जब होती है तो वो अपने लेजर को प्रतिस्थापित करता है वर्क से। ठीक है, अभी वो आराम कर रहा था और मैंने जैसे कहा कि 10,000 20,000 यदि उसकी यदि मजदूरी बढ़ती जाए तो एक ऐसा सीमा आएगा जहां पे वो टूट जाएगा और आराम को छोड़ करके कार्य करना शुरू कर देगा। तो वेज जब बढ़ता है तो क्या होता है, वो लेजर कम करता है, आराम कम करता है, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर यानी कि श्रम कार्य के घंटे बढ़ाता है। इसको हम कह सकते हैं वर्क। वर्क ही सप्लाई ऑफ लेबर है, जैसे मैंने कहा कि 6 घंटे से 2 घंटे और बढ़ा दिया, तो लेजर कम करेगा और वर्क बढ़ाएगा, यानी कि वर्क को प्रतिस्थापित करेगा लेजर की जगह पे। आराम से वर्क को काम को आराम से प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि वो आराम छोड़ करके आराम का त्याग करेगा, अपने आराम का सेक्रीफाइस करेगा और कार्य के घंटे को बढ़ाएगा। कार्य के घंटे को बढ़ाएगा तो ये सप्लाई ऑफ लेबर को बढ़ा देगा, यही चीज सप्लाई ऑफ लेबर को बढ़ा देगा। एक दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है? इनकम इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे मजदूर के पास लोगों के पास पैसे आएंगे तो ज्यादा पैसे होने पर वो ऐसा नहीं कि और पैसा मिलेगा तो वो काम को बढ़ाएंगे। फिर वो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो चाहते हैं, सोचते हैं कि अब हम आराम करें, थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा घूमें, थोड़ा फैमिली को ध्यान दें। तो इसलिए सप्लाई ऑफ लेबर एक ऐसी स्थिति आती है कि वेज के बढ़ने के बावजूद सप्लाई ऑफ लेबर घट जाती है, कम हो जाती है, और जो सप्लाई वक्र है वो जो ऐसे जा रही है सप्लाई वक्र वो पीछे की मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वेज बढ़ती जा रही थी, ये वेज बढ़ती जा रही थी, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो वक्र पीछे की मुड़ जाती है, यानी कि ये सप्लाई बढ़ती जा रही थी लेकिन फिर घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक सीमा के बाद वो लेबर तैयार नहीं होते हैं कार्य करने के लिए। लेबर का मतलब केवल मजदूरी नहीं, जो भी कार्य अपना सेवाएं देते हैं वो सभी लोग लेबर की कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो ये दो इफेक्ट कार्य करते हैं। यदि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एसई से दिखा दे रहे हैं और इनकम इफेक्ट को हम आई से दिखा दें, तो इनकम इफेक्ट कहता है कि ज्यादा पैसे हो गए हैं और वो अब कार्य नहीं करेगा और सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि मजदूरी बढ़ रही है। इनकम इफेक्ट कहता है कि वेज बढ़ रहा है और सप्लाई वेज बढ़ता है, सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाता है, एक सीमा ऐसी आती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है कि वेज बढ़ती है और इसके कारण ये होता है कि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम लेजर से, क्योंकि वो अपने आराम से काम को प्रतिस्थापित करता है, आराम को त्यागता है अपने और कार्य से प्रतिस्थापित करता है। तो यदि इनकम इफेक्ट ज्यादा मजबूत हुआ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो सप्लाई, इसका परिणाम क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर घट जाएगी। ठीक है, और यदि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा प्रभावी हुआ इनकम इफेक्ट से, तो इसका प्रभाव ये होगा कि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। इसी चीज को हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो बहरहाल श्रम की पूर्ति सीधा सीधा ये बताती है कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है वैसे वैसे जैसे जैसे वेज बढ़ती है सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ता है। यहाँ पे वही चीज समझाने की कोशिश की गई है। यदि आय प्रभाव इतना ऋणात्मक हो कि प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर दे तो पूर्ति वक्र पीछे की ओर हो जाएगा। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसको नोट कर लें और इसको आराम से पढ़ें तो ज्यादा समझ में आएगा। और अब रेखा चित्र 3.4 दिया गया है नीचे, और इसमें दोनों के प्रभाव को दिखाया गया है जो अभी हमने समझाने की कोशिश करी। ये एस बिंदु से एस से टी तक जो पूर्ति वक्र है, ये एस एल, ये सप्लाई ऑफ लेबर वक्र है।
तो इसका एस से टी तक का जो भाग है वो ये बताता है कि जैसे जैसे वेज बढ़ती है वैसे वैसे लेबर की सप्लाई बढ़ती है। जैसे जैसे वेज बढ़ रही है तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है। लेकिन एक ऐसा सीमा आता है कि बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, लोगों के पास बहुत ज़्यादा कमा लिए, तो अब वो आराम करना चाहते हैं, मतलब घूमना फिरना चाहते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। ये जो टी से ई तक का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। आय प्रभाव शक्तिशाली हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। इनकम इफेक्ट पावरफुल हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। तो इसलिए वो काम करना बंद कर देंगे और एक सीमा के बाद वो आराम करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। सामान्यतः जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इस तरह से हम दिखाते हैं, ऊपर बढ़ता हुआ, जो ये बताता है कि जब वेज कम है तो सप्लाई ऑफ लेबर कम है। वेज इतना है, देख लीजिए, OW है तो सप्लाई ऑफ लेबर कम है, OW3 है सप्लाई ऑफ लेबर कम है। अब वेज यदि बढ़ करके OW हो गया तो लेबर की पूर्ति, ज़्यादा लोग कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे, OL1 हो जाएगा। और यदि बढ़ा दिया जाए तो और ज़्यादा लोग कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि ये बताता है कि वेज बढ़ाते जाएंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि लोग अधिक से अधिक कार्य करने को तैयार हो जाएंगे और लेबर मार्केट में भीड़ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वेज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये वेज की पूर्ति है, यानी कि वेज की पूर्ति निर्भर करती है वेज पे, लेबर की पूर्ति निर्भर करती है वेज पे, यानी कि मजदूरी जितना ज़्यादा दिया जाएगा उतनी ही ज़्यादा लोग कार्य करने के लिए तैयार होंगे और उतनी ही ज़्यादा घंटे तैयार करने के लिए तैयार होंगे यदि उनको पैसे बढ़ाते जाए जाए। तो मुख्य है पैसा, महत्वपूर्ण है। तो ये सप्लाई ऑफ लेबर हो गया। अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है कि चूंकि जिस प्रकार से किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण के ऊपर बाजार की दशाओं का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से श्रम के मूल्य निर्धारण के ऊपर भी बाजार की दशाओं का प्रभाव पड़ता है। पर दोनों में मौलिक अंतर है। वस्तु के मूल्य के ऊपर तो केवल उस बाजार का प्रभाव पड़ता है जिसमें वस्तु बेची जाती है, पर श्रम के मूल्य के ऊपर न केवल उस बाजार की दशाओं का प्रभाव पड़ता है जिसमें श्रमिक बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, बल्कि जिसे हम साधन बाजार कहते हैं, ठीक है, फैक्टर मार्केट या लेबर मार्केट कहते हैं। लेबर मार्केट का प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ता ही है, बल्कि उस बाजार का भी प्रभाव पड़ता है जिसमें वस्तु द्वारा उत्पादित वस्तुएं बेची जाती हैं, यानी कि वस्तु बाजार में भी क्या स्थिति है उसका भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट, मजदूरी का निर्धारण। अब देखते हैं मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो साधन बाजार और वस्तु बाजार दोनों में जब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो, यानी कि फैक्टर मार्केट और कमोडिटी मार्केट, दोनों मार्केट में जब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो किस प्रकार से मजदूरी का निर्धारण होगा। हम यहाँ पे मजदूरी का निर्धारण विभिन्न बाजारों के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और जगहों पे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे केवल सीधा मजदूरी का निर्धारण दिया जाता है, उसमें नहीं बताया जाता है कि ये किस कंडीशन में, किस बाजार के कंडीशन में है और मजदूरी का शोषण किस स्थिति में होता है, मजदूर का शोषण किस स्थिति में होता है और किस स्थिति में मजदूर का शोषण नहीं होता है। तो साधन बाजार और वस्तु बाजार में जब पूर्ण प्रतियोगिता हो, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जब दोनों बाजारों में हो, तो श्रम का शोषण नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा कंज्यूमर को लाभ होता है और किसी प्रकार से न तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, और ना तो मजदूर का शोषण होता है। तो हम यहाँ पे मजदूरी निर्धारण इस बाजार में, किस बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अनेक बाजारों में, इसके बाद की वीडियो में देखेंगे अन्य अनेक बाजारों में किस प्रकार से मजदूरी निर्धारित होती है मांग और पूर्ति के माध्यम से। तो पूर्ण प्रतियोगिता में निश्चित रूप से वस्तु जिस प्रकार से वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति से होता है, ठीक है। किसी वस्तु का निर्धारण कैसे होगा, उसकी डिमांड है, मान लो एक्स वस्तु है तो डिमांड एक्स की कितनी है और एक्स की सप्लाई कितनी है, और जहां दोनों बराबर होते हैं, जैसे मान लो ई बिंदु पे, तो वहां वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाता है, यानी कि OX वस्तु की मांग और पूर्ति की जाएगी OP कीमत पे,
ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कहीं भी कोई पूछा कि किस प्रकार से किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा, तो सीधे करिए मांग और पूर्ति। ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है और बहुत बड़ा ये सूत्र है अर्थशास्त्र के सॉल्व में। तो साधन बाजार में इसको पढ़ लेते हैं पहले। पूर्ण प्रतियोगिता में जिस प्रकार से किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार जब वस्तु बाजार तथा साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता हो, तब श्रम का मूल्य श्रम की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा। मजदूरी की संस्थिति वहां निर्धारित होगी जहां मांग पूर्ति के बराबर हो जाए, क्योंकि श्रम की मांग उसकी सीमांत आय उत्पादकता पर निर्भर करती है। संस्थिति इक्विलिब्रियम की स्थिति में न केवल मांग पूर्ति के बराबर होगी, बल्कि उस बिंदु पर श्रम की मजदूरी सीमांत आय उत्पादन के भी बराबर होगी। साहसी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास भी करेगा, यानी कि श्रम का लाभ वहीं पे साहसी का लाभ वहीं पे अधिकतम होगा जहां पे वेज एमआरपी के बराबर हो। और जब मजदूरी का निर्धारण होगा मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा, तो जो मजदूरी होगी वो बराबर होगी एमआरपी के, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से ज्यादा वेज कभी भी साहसी नहीं देगा, नहीं तो वो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस कभी नहीं चाहेगा। वो हमेशा वेज को ज्यादा से ज्यादा एमआरपी के बराबर देगा और नहीं तो उससे कम ही देगा। ठीक है, तो ये स्थिति को हम इसमें चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। ये चित्र है और इसमें मांग, लेबर की मांग डी से दिखाया गया है, श्रमिक की मांग, श्रमिक की पूर्ति दिखाई गई है एस से। ये जो मांग है इसे हमने पहले ही कहा है, यही एमआरपी है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उस श्रमिक के उत्पादन से जिस वस्तु को उसने उत्पादित किया है, उस वस्तु को बेचने से कितना प्राप्त हो रहा है, तो वो उसके बराबर हो गया। यानी कि उस श्रमिक की उत्पादकता कितना है, उस श्रमिक को लगाने से उत्पादक को कितने पैसे का लाभ हुआ है, कितना पैसे उसको आमदनी में बढ़ा है, वो होता है एमआरपी। ठीक है, तो ये नीचे गिरता हुआ होता है। ये नीचे गिरता हुआ इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिरता हुआ होता है। जैसे जैसे हम 1 इकाई लेबर की 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई, तो मान लो पहली इकाई से लेबर के पहली इकाई से मान लो 50 के बराबर उत्पादकता मिला था कैपिटलिस्ट को, पूंजीपति को, तो दूसरी इकाई से निश्चित रूप से, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता ही होता है किसी भी उत्पादन के नियम में, घटते प्रतिफल का नियम लागू होता ही होता है, तो इसलिए उत्पादन घटेगा ही घटेगा एक निश्चित बिंदु के बाद जाकर के। तो दूसरी इकाई के लगाने से हो सकता है 45 ही मिले, तीसरी इकाई की को लगाने से हो सकता है 35 ही मिले, और ये कम होता जाए 20 मिले, तो ये घटता ही जाता है। इसलिए डिमांड फॉर लेबर का जो वक्र होता है वो नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व खींचते हैं किसी वस्तु की मांग डी फॉर एक्स। ठीक है, डी फॉर एक्स हम खींचते हैं तो ये क्या दिखाता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी दिखाता है, एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी दिखाता है कि जैसे जैसे हम मांग करते जाते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, वो चीज यहाँ पे दिखाया जाता है और वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो ये डीडी वक्र क्या है, श्रमिक की मांग वक्र है जो नीचे गिरती हुई है, और ये एसएस वक्र क्या है, श्रमिक की सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लेबर है जो ऊपर बढ़ता हुआ जाता है, जो ये दिखाता है कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी अधिक लोग कार्य करने के लिए तैयार होंगे। और डीडी वक्र नीचे गिरता हुआ ये दिखाता है कि जैसे जैसे मजदूरी कम होगी अधिक लोगों को रोजगार पे लगाया जा सकता है। यदि मजदूरी OW1 है तो श्रमिकों की संख्या OL1 है, यदि मजदूरी घटकर OW हो गया तो श्रमिकों की संख्या बढ़ के ये हो गया। अब इक्विलिब्रियम पे आते हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम ई बिंदु पे होगा, जहां पे डिमांड फॉर लेबर बराबर है सप्लाई ऑफ लेबर के। हम जानते हैं कि ये मांग और पूर्ति का नियम है कि जहां पे मांग पूर्ति के बराबर होता है वहीं पे कीमत का निर्धारण होता है। तो मजदूरी का निर्धारण होता है OW और श्रमिक का निर्धारण OL।
यानी कि OW मजदूरी पर कितने श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा? OL श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। और यदि मजदूरी बढ़ती है, इसको हम इसमें देख लेते हैं, यदि मजदूरी बढ़ के और OW से बढ़ करके OW1 हो जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि लेबर की मांग कम हो गई, OL1 हो गई। OW1 मजदूरी पे लेबर की मांग OL1 हो गई, और सप्लाई कितनी हो गई? तो ये डिमांड फॉर लेबर हो गया, और सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो गया? सप्लाई ऑफ लेबर OW1 पे कितना हो गया? यहाँ से हम जा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि OL2 यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है डिमांड फॉर लेबर से, क्योंकि OL2 ज़्यादा है OL1 से। चित्र में ध्यान से देखिए। तो ऐसी स्थिति में जब सप्लाई किसी वस्तु की ज़्यादा हो, हम अभी उदाहरण दे रहे थे कि पानी बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो गई है, कम है। यदि पानी धरती से खत्म होने लगे तो पानी भी बिकने लगेगा। गोल्ड की पूर्ति कम है, उसको चाहने वाले ज़्यादा है, बट वो है नहीं। ऐसा नहीं कि हर राह चलते आपको मिल जाएगा, चारों तरफ गोल्ड गिरा हुआ है मिल जाएगा। हाँ, पानी कहीं भी जमीन खोदो पानी निकल जाएगा। तो इसलिए पानी की कोई कीमत नहीं है, पानी की कोई प्राइस हम नहीं पे करते हैं। गोल्ड जो कि जरूर भी नहीं है जीवन के लिए, लेकिन उसका कीमत ज़्यादा है, जबकि गोल्ड से हमारा कोई काम नहीं होने वाला। ना तो हम खाते हैं, पीते हैं, ना तोड़ते हैं, ना बिछाते हैं। गोल्ड का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उसकी कीमत हाई सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम है। तो सप्लाई यदि ज़्यादा होगी, यहाँ पे ये गैप हो गया, इतनी ज़्यादा है सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है डिमांड फॉर लेबर से, तो वेज क्या होगा? वेज नीचे गिरेगा। वेज तब तक नीचे गिरा है जब तक कि ये बराबर ना हो जाए डिमांड फॉर लेबर के, सप्लाई ऑफ लेबर के। एक बात यहाँ पे लागू होगी, यदि मजदूरी कम हो जाए और यहाँ पे आ जाए W2 पे, तो डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगा। ये सप्लाई कम हो गई, इतनी हो गई क्योंकि मजदूरी कम है, कम ही लोग तैयार होंगे मजदूरी देने के लिए, जबकि डिमांड ज़्यादा हो गया, OL2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में मजदूरी बढ़ेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है शक्तियां, डिमांड और सप्लाई की शक्तियां कौन सी शक्तिशाली होता है? यदि मांग शक्तिशाली है, ठीक है, तो यदि मांग शक्तिशाली है, मांग ज्यादा है उस व्यक्ति की, तो निश्चित रूप से उसका कीमत बढ़ता जाएगा। यदि सप्लाई शक्तिशाली है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई अधिक है, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी क्योंकि बहुत हैं काम करने वाले, तो निश्चित रूप से कम मजदूरी पे भी लोग तैयार हो जाएंगे कि किसी तरह से काम मिल जाए। तो ये शक्तियां कार्य करती हैं मांग और पूर्ति की, और मजदूरी वहां पे स्थिर हो जाती है जहां पे मांग पूर्ति के बराबर होती है। ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मजदूरी का सिद्धांत कहता है। यही बात यहाँ पे नीचे लिखित रूप से समझाने की कोशिश की गई है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये लिखा गया है, श्रम को क्रय करते समय प्रत्येक फर्म दी हुई मजदूरी पर अपने श्रमिकों को क्रय को इस प्रकार सम्मिलित करती है कि उससे अधिकतम लाभ हो जाए। हर फर्म यही चाहती है कि उसका लाभ अधिकतम हो सके। पूर्व प्रतियोगिता के कारण कोई भी फर्म श्रम की क्रय संबंधी अपने व्यवहार के द्वारा फर्म के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता है। इसलिए वो अपने पूर्ण प्रतियोगिता होने के कारण फर्म का जो पार्ट है लेबर मार्केट में, वो बहुत थोड़े से श्रम के ऊपर है कंट्रोल, तो इसलिए वो अपने श्रम के मांग के द्वारा उसके मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है। वह जितना चाहे उस दिए हुए मजदूरी के स्तर पे अपने श्रमिकों की मांग कर सकता है। एक चीज और, इस स्तर पे चूंकि ये डिमांड जो कर्व है श्रमिक की मांग को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ई पर जो है वो बराबर है वेज के, ठीक है, वेज के बराबर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यदि इसके नीचे यदि और मजदूरों को रोजगार देता है, मान लो यहाँ पे रोजगार देता है, ये एल है, ये एल डैश है, तो यहाँ पे इतने लोगों को रोजगार देगा, और इतने लोगों को रोजगार देने की स्थिति में वेज को तो कम लाया नहीं जा सकता है, वेज इतना ही रहेगा। तो क्या होगा, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यहाँ पे लिखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम हो जाएगा वेज से, और इसका कारण ये होगा कि फर्म को लॉस होगा। इसलिए इस एल के बाद वो श्रमिक को रोजगार नहीं देगा,
ई बिंदु पर ही रोजगार देगा। इसके पहले क्यों नहीं संतुलन में होगा? इसके पहले चूंकि जो ये वेज है, ये वेज दिया हुआ है, वेज को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो वेज के पहले डी वक्र ऊपर है, वेज नीचे है, अर्थात जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो ज्यादा है वेज से। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे दी है, यानी इसको ले लेते हैं L1 वक्र को। तो यदि इस बिंदु पे है तो ये इतना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है वेज से, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये पूरा है लेकिन वेज इतना दे रहा है और एक्सेस जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इतना है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा है वेज से। तो इसलिए वो जो लेबर की डिमांड है वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, और बढ़ाते बढ़ाते ई पर आएगा, तो ई के नीचे लॉस हो जाएगा, ई के ऊपर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो और लेबर को देगा, कुल मिला के ई पर ही उसे अधिकतम लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। तो वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ई पर ही उसे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इसके पहले जो है वो वेज के ऊपर है, जो डिमांड फॉर लेबर वक्र है वो वेज के ऊपर है, और ये जो वेज है ये वेज दिया हुआ है सभी फर्मों के लिए, कोई भी फर्म जाकर के और क्रय कर सकता है। चूंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो कोई एक फर्म अपने मांग से मजदूरी पे प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो इसलिए जो ई बिंदु है, ई बिंदु के ऊपर, ई बिंदु के पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा है वेज से, इसलिए लेबर की संख्या बढ़ाते जाएगा। ई बिंदु के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम है वेज से, तो लॉस की स्थिति है, तो इसलिए मजदूरों की संख्या घटाएगा। तो OL ही एक ऐसी मजदूरों के रोजगार देने की स्थिति होगी जहां पे उसे अधिकतम लाभ की स्थिति प्राप्त होगी।